Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is our lecture number 6 or day 6 of 60-day challenge. In every lecture we discuss the important question of CSIR NET, GATE and IIT JAM. Now today we discuss the linear algebra, modern algebra and two questions from applied, that is ODE, ordinary differential equation. Now let's start. Our first question is from linear algebra. The question is that A is a matrix of order n cross n, where the entry of matrix Aij defined as bi square minus bj square, but b and bj are distinct real number. Means every bi are distinct, means सारे bi different होंगे, bi, b2, bn सारे different होंगे. Then we have to find the determinant of matrix A. Means हमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. तो स्टार्ट करते इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे. पहले तो इसके हर एक एंट्री को लिखते हैं. फर्स्ट वी रिप्रेजेंट एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स. नाउ सॉल्यूशन नंबर 51. दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 51. नाउ we have a matrix A n cross n, where n is greater than 3, and every element Aij defined as Aij is equal to bi square minus bj square. मीन्स हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को इस तरीके से डिफाइन किया है. अब एक काम करते हैं, n की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 है, तो हम n को 3 पुट करते और एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं. अगर हम 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे 3x3, अब इसके एंट्री कैसे होंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये सारे एंट्री होंगे मैट्रिक्स के. बस इस मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे किया है, इसके सफिक्स, जैसे यहां पे सफिक्स क्या है 1 1, तो ए आई जे को डिफाइन किया है बी आई स्क्वायर माइनस बी जे स्क्वायर. मतलब यहां पे b1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, क्योंकि यहां पे आई और जे दोनों सेम है. ऐसे यहां पे b1 स्क्वायर माइनस bt स्क्वायर, b1 स्क्वायर माइनस b3 स्क्वायर. सेकेंड रो में b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर, b2 स्क्वायर माइनस b3 स्क्वायर. और लास्ट रो b3 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, b3 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर, और लास्ट एंट्री होगा b3 स्क्वायर माइनस b3 स्क्वायर. अब अगर ध्यान से देखें तो जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सारे जीरो होंगे, क्योंकि b1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर जीरो, b2 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर जीरो और b3 स्क्वायर माइनस जीरो. मतलब डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो. द एवरी एलिमेंट ऑफ अ डायगोनल एंट्री आर जीरो. एंड यहां पे जो फर्स्ट रो का जो सेकेंड एलिमेंट है बी आई स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर, अगर हम कॉलम का पहले कॉलम का सेकेंड एंट्री देखेंगे तो b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर. मीन्स फर्स्ट रो का जो सेकेंड एंट्री है वही सेकेंड रो का, अरे फर्स्ट कॉलम का सेकेंड रो है. ठीक इसी तरीके से फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम माइनस साइन किसका होगा, फर्स्ट कॉलम के थर्ड रो के. मीन्स जो चीज हम रो में लिख रहे हैं उसी को साइन चेंज करके कॉलम में लिखना है. यहां पे b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर, b1 स्क्वायर माइनस b3 स्क्वायर, तो यहां पे b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, b3 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर. तो मीन्स अगर इस मैट्रिक्स को हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि डायगोनल पे तो सारे एलिमेंट जीरो, और जो एंट्री यहां पे लिखेंगे, जैसे यहां पे ए बी लिखेंगे तो साइन चेंज करके इसको कॉलम में लिखना है. फिर यहां पे अगर सी लिखेंगे तो यहां पे साइन चेंज करके इसको सी लिखना है. अगर अब ध्यान से देखिए ये कैसा मैट्रिक्स है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ए बी सी और यहां पे माइनस ए माइनस बी माइनस सी और डायगोनल पे एंट्री जीरो. अब क्या करना है,
लेकिन ए और बी सारे डिस्टिंक्ट नंबर होंगे। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे सपोज 0 1 2 0 0 -1 -2, यहां पे 3 -3। अब सारे ए बी सी डिस्टिंक्ट है और इस तरीके से मैट्रिक्स, अगर अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये 0 होगा, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये रिजल्ट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू ऑड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। तो यहां से इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो यहां से हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ध्यान से फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे 1 तो नहीं हो सकता। अब ध्यान दो, ये प्रोडक्ट है कि बी आई माइनस बी जे। अब ध्यान दो, बी आई बी जे डिफरेंट है, मतलब सारे एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो दोनों का डिफरेंस कुछ नॉन जीरो नंबर आएगा, और नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट लेंगे तो कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। अब यहां पे दोनों फिर से नॉन जीरो नंबर है, अरे बी आई बी जे दोनों डिस्टिंक्ट नंबर है, और डिस्टिंक्ट नंबर का अगर ऐड करेंगे तो वो फिर से एक नॉन जीरो नंबर होगा, और नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा, मतलब ये भी जीरो नहीं हो सकता। तो एक एग्जांपल से हमारे फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो गए और थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है कि ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 क्रॉस 5 विथ रियल एंट्री सच दैट कि द सम ऑफ द एंट्री इन ईच रो ऑफ ए इज 1, मीन्स हर एक रो का जो सम है वो 1 होगा। देन द सम ऑफ ऑल द एंट्री इन ए क्यूब इज, मतलब एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के किसी भी रो का अगर हम सम करेंगे तो उसका आंसर 1 होगा। हमें फाइंड करना है कि अगर उसी मैट्रिक्स का ए क्यूब निकाले और मैट्रिक्स का ऑर्डर है 5 क्रॉस 5, तो उसके हर एक एंट्री का सम कितना होगा। अब यहां पे एक रो या एक कॉलम का सम नहीं पूछा है, द सम ऑफ ऑल द एंट्री इन ए क्यूब। तो समझते हैं, सॉल्यूशन नंबर 52। अब एक मैट्रिक्स, सपोज अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर सपोज मैंने कहा कि इस रो का एंट्री अगर फर्स्ट रो को अगर सम लेंगे तो उसका एलिमेंट, उसका आंसर कितना होगा ए। ऐसे अगर सेकेंड रो का सम करेंगे तो भी ए होगा, ऐसे लास्ट रो का अगर सम करेंगे तो भी आंसर कितना होगा ए। सपोज मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर का, और सपोज एक मैट्रिक्स ले लेते हैं बी। इसी तरीके से मान लो बी मैट्रिक्स के हर एक रो का अगर सम करेंगे तो आंसर कितना होगा बी। मीन्स ए मैट्रिक्स के हर एक रो का सम ए है, बी मैट्रिक्स के हर एक रो का सम बी है। तो रिजल्ट ये होता है कि देन अगर ए बी मैट्रिक्स है, अगर दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, और क्वेश्चन ये है कि अब इनके रो का सम कितना होगा, तो ए इंटू बी। मतलब अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के रो का सम ए है, अगर सारे रो मतलब जितने भी रो है हर एक रो का सम अगर ए है, सिमिलरली मैट्रिक्स बी के अंदर हर एक रो का सम अगर बी है, तो ए इंटू बी के हर एक रो का सम ए इंटू बी होगा। और ये मैट्रिक्स सपोज एन क्रॉस एन, और ये मैट्रिक्स एन क्रॉस। अब यहां पे ध्यान दो, ए इंटू बी, अगर हर एक पूरा मतलब जितने भी एंट्री अगर उनका सम करना है, अब यहां पे ए इंटू बी, यहां पे ए इंटू बी, लास्ट में ए इंटू बी, बट यहां पे ऐसे कितने नंबर ऑफ रो होंगे, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब टोटल एन। तो जो सम ऑफ एंट्री होगी, द सम ऑफ एंट्री ऑफ सम ऑफ एवरी एंट्री इन ए, मतलब जो भी मैट्रिक्स है ए बी, अगर उसके हर एक एंट्री का सम करेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा, एन इंटू ए इंटू बी। ये रिजल्ट है। तो अब अगर मैं कह रहा हूं कि अगर इसी मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स से मैं अगर एन टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, अगर सेम मैट्रिक्स को एन टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, और हर एक मैट्रिक्स का सम कितना है, सपोज ए है, अरे हर एक रो का सम ए है, तो ये फिर से ए मैट्रिक्स है, इसके रो का भी सम कितना होगा ए, और इसके रो का भी सम कितना होगा ए। मतलब अगर ए रेज टू एन, ये एन टाइम्स लेना है, ठीक है।
तो अगर दो मैट्रिक्स था तो a इंटू बी, बट यहां पे सारे a हैं, तो a रेस टू n के हर एक रो का जो सम होगा वो कितना होगा, n। मतलब जो हम मैट्रिक्स निकालेंगे a रेस टू n और इसके हर एक रो का अगर सम करेंगे तो वो कितना होगा, a रेस टू n सॉल्व अप टू a रेस टू n। और अगर सम ऑफ ईच एंट्री, हर एक एंट्री का अगर सम निकालना है, when we have to find the sum of each entry in a raised to n, a raised to n के हर एक एंट्री का अगर सम करना है तो सिंपल मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस n, तो n इंटू a रेस टू n। अब सेम फॉर्मूले का यूज करके यहां पे निकालना है। अब यहां पे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 5 क्रॉस 5, मतलब n के प्लेस पे 5 पुट करेंगे और यहां पे कह रहा है कि हर एक रो का सम कितना है a, और फाइंड क्या करना है, a का क्यूब। मीन्स यहां पे n हमारे पास, अच्छा सॉरी, ये यहां पे इसको सपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस m ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे m इंटू ए रेस टू n, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 5 क्रॉस 5, तो यहां पे मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, ठीक है। 5 ये क्या है, सम ऑफ ईच रो, सम ऑफ ईच रो कितना है 1, तो यहां पे आ जाएगा 1, और 1 का यहां पे n क्या है, कितने टाइम हम a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, a का क्यूब लेना है, और 1 का क्यूब करो, 4 पावर करो, 5 पावर करो, आंसर 1 होगा, मतलब आंसर आ जाएगा 5। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, 1 2 4 ऑप्शन रॉन्ग है। अब क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में हमारे पास एक परम्यूटेशन दिया है, और याद रखना है किसी परम्यूटेशन का यूज करके हम एक मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। और किस तरीके से करते हैं, जो परम्यूटेशन होता है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं। तो यही बोला है कि गिवन द परम्यूटेशन, एक परम्यूटेशन गिवन है, द मैट्रिक्स ए को डिफाइन करना है टू वन हुज ith कॉलम इज द सिग्मा ith कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे हमें परम्यूटेशन करना है, मतलब उसके कॉलम को आपस में एक्सचेंज करना है। तो उससे जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होगा, तो उस मैट्रिक्स का यूज करके हमें ये निकालना है कि क्या a रेस टू -2 के इक्वल होगा, या फिर a इज इक्वल टू a रेस टू -4 होगा, या a इज इक्वल टू a रेस टू -5 होगा, या a इज इक्वल टू a रेस टू a का इनवर्स होगा। तो यहां पे सिंपल कुछ नहीं करना होता, बस परम्यूटेशन का ऑर्डर निकाल दो और परम्यूटेशन के एलिमेंट को रिप्लेस कर दो मैट्रिक्स से, हमारा आंसर हो गया। तो हमारे पास परम्यूटेशन क्या गिवन है, तो सॉल्यूशन नंबर (53) सिग्मा हमारे पास गिवन है, मतलब ये एक परम्यूटेशन है 1 2 3 4 5 और यहां पे 3 1 2 5 4। अब इसका अगर डिस्टिंक्ट साइकिल निकालेंगे तो ये क्या होगा, डिसजॉइंट साइकिल। 1 की वैल्यू 3 पे जा रही है, 3 2 पे जा रहा है और 2 1 पे, यानी ये जो साइकिल होगा 1 3 2। सेकेंड साइकिल क्या बनेगा 4 5, यानी 4 5 5 4 पे। और ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 1 3 2। और एक साइकिल का जितने एंट्री होते साइकिल के अंदर, साइकिल के अंदर कितने एलिमेंट है 3, और इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो 3 और 2 का एलसीएम निकालना है, और 3 2 का एलसीएम कितना होगा 6। मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर, अरे ये जो परम्यूटेशन है, इस परम्यूटेशन के एलिमेंट का ऑर्डर कितना है 6। और ये हमें परम्यूटेशन के अंदर पता है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर n है तो ये इंप्लाई करता है कि a रेज़ टू n इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। तो यहां पे अगर सिग्मा, द ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू c इंप्लाई सिग्मा रेज़ टू 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या फिर यहां पे 1 आइडेंटिटी। मैट्रिक्स के अंदर अगर इसे रिप्लेस करेंगे तो ये a रेज़ टू 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ऐसे करना, पहले परम्यूटेशन के ऑर्डर निकालनी है और उसका पावर करना, और याद रखना ऑर्डर सबसे स्मॉलेस्ट पावर होता है। जैसे यहां पे ये 6 इज द स्मॉलेस्ट पावर सच दैट a रेज़ टू 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सपोज अगर
ए रेस टू एन, अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है तो ए रेस टू एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड एन इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कि एन एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो अब यहां पे ए रेस टू 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? ए की वैल्यू निकालनी है। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे ए रेस टू -5 से। अगर यहां पे बोथ साइड ए रेस टू -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए रेस टू -5 इंटू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो ए रेस टू -5, और यहां पे ए रेस टू 6 -5 ये हो जाएगा ए का ए। तो यहां से हमारे पास, मतलब हमारे पास गिवन क्या है, यहां पे हमें ए रेस टू 6 इज इक्वल टू आई मिल रहा है। तो दोनों साइड अप्लाई कर देंगे ए रेस टू -5, ए रेस टू 6, क्योंकि हमें ए की वैल्यू निकालनी। तो यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर ऐड होगा, 6 + 5 इज इक्वल टू 1, और यहां पे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना है फिर से ए रेस टू -5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर है, तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग, 2 4th रॉन्ग, हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब सॉल्यूशन नंबर 54 देखते हैं। 54 में ये कह रहा है कि जे डिनोट कर रहा है 101 क्रॉस 101, मतलब 101/101 का एक मैट्रिक्स है जिसके सारे एंट्री 1 है, मतलब सारे एंट्री इक्वल टू 1 है। लेट आई डिनोट कर रहा है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 101, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ जे माइनस आई इज, मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके हर एक एंट्री, जिस मैट्रिक्स का हर एक एंट्री 1 के इक्वल है। तो हमें जे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकालना है, क्योंकि जे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो ऑलरेडी 0 होगा, क्योंकि सारे एंट्री 1 है, और किसी भी मैट्रिक्स के 2 रो अगर सेम है या 2 कॉलम तो डिटर्मिनेंट 0। तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जे माइनस आई, वेयर आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 नॉट 1। तो हमेशा याद रखना है, जब भी हमारे पास कोई बड़ा मैट्रिक्स हो जिसकी ऑर्डर सपोज ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 20, 100, 1001, 10,000, 50,000, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स सॉल्व नहीं करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि मैट्रिक्स इवन ऑर्डर का है या मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का है। तो हम एक स्मॉलेस्ट, अगर इवन ऑर्डर का है तो हम 2 × 2 ले लेंगे, ऑड ऑर्डर का है तो 3 × 3 ले लेंगे, या फिर कभी कभी अगर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं तो 2 क्रॉस को इवन के लिए 4 ऑर्डर लेते हैं। बट यहां पे 1 नॉट 1 क्या है, ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो एक काम करेंगे, हम एक मैट्रिक्स लेंगे 3 × 3 ऑर्डर का, क्योंकि वो एक ऑड ऑर्डर है, और वो ऑप्शन लेके हम इसमें से ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मैट्रिक्स हमारे पास, सपोज जे मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का ले लेते हैं। तो 1 1 1 1 1 1, सारे एंट्री 1 है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमें डिटर्मिनेंट किसका निकालना है? जे माइनस आई का। अब जे की एंट्री कैसे? सारे 1 1 1 1 1 1 1 1, माइनस आई की एंट्री कैसे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब अगर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंट्री होगा 1 -1 0, और यहां पे ये 1 1 1 1 -1 0, मतलब सारे एंट्री 1 होंगे सिर्फ डायगोनल को छोड़ के। तो इसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर नीचे वाला 0 तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपर वाला 0 तो लोअर ट्रायंगुलर। अगर ये जो डायगोनल वाले एंट्री 0 होते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सपोज इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकाले, डिटर्मिनेंट ऑफ जे माइनस आई, तो क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट? 1, यहां पे ये -1 माइनस माइनस प्लस, और लास्ट में प्लस, क्योंकि यहां पे ये माइनस होगा ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पे 1 1, मतलब आंसर आ रहा है 2।
अगर हम ध्यान से देखें, हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3x3 और डिटर्मिनेंट आ रहा है 2। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो डिटर्मिनेंट n-1 आ रहा है। अब बी के लिए ऐसा समझते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखो ऑप्शन को, क्या 0 आ रहा है? 0 तो नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट हो गया कि अगर हम 3x3 ऑर्डर का ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे तो मैट्रिक्स 0 तो नहीं हो सकता। क्या 1 आंसर आ रहा है? नहीं। अब बचे 1 और 4। अब ध्यान देना, मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 नॉट 1 है तो आंसर 1 नॉट 1 आ रहा है, बट यहां पे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3, बट डिटर्मिनेंट 2 आ रहा है, मतलब उससे कम आ रहा है, मतलब 1 0 1 भी नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से जो ग्रेटर मैट्रिक्स होते हैं जिनका ऑर्डर बहुत ही बिग नंबर होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को ऐसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। अब यहां पे अल्फा e⁻²πi/5, इसका मतलब होता है ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। याद रखना है, इस तरीके से हम फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी को डिस्क्राइब करते हैं। एंड द मैट्रिक्स m इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स गिवन है। अगर हम इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के नीचे वाले 0। अब डायगोनल और या उसके ऊपर वाले चाहे जो भी एंट्री हो, बट डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। द एंट्री ऑफ लोअर डायगोनल, मतलब डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट होंगे मस्ट भी 0 होने चाहिए। अब ये पूछा है कि द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स i प्लस m प्लस m स्क्वायर। तो अब ध्यान से सुनो, अब यहां पे हमें मैट्रिक्स m नहीं निकालना है, अरे m का ट्रेस और फिर उसके बाद उसका m का स्क्वायर लेके उसका ट्रेस, आइडेंटिटी के ट्रेस को ऐड नहीं करना है, यहां पे हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है। सॉल्यूशन नंबर 55। अब याद रखना, जो मैं एक रिजल्ट जो फोर्थ या सेकेंड और फोर्थ दोनों लेक्चर में हम यूज किए थे कि अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट का रूल क्या था? अगर हमारे पास आइगन वैल्यू गिवन है तो डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं λ1 λ2 सॉल्व अप टू λn, यानी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। लेकिन अगर हमें ट्रेस निकालना है तो सम ऑफ आइगन वैल्यू। ये रिजल्ट बहुत यूजफुल है कि डिटर्मिनेंट निकालने का एक तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू और एक तो ट्रेस ऑफ ए निकालने का सम ऑफ आइगन वैल्यू। और ये रिजल्ट नंबर सपोज 1। सेकेंड रिजल्ट याद रखना है, आइगन वैल्यू ऑफ, अगर हमें आइगन वैल्यू निकालना है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो हमेशा क्या होता है? एंट्री ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो जो डायगोनल एलिमेंट के एंट्री होंगे या फिर डायगोनल एंट्री ही हमारे आइगन वैल्यू होते हैं। डायगोनल एंट्री को, मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्री को हम आइगन वैल्यू ए कहते हैं, अगर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर हो या अपर ट्रायंगुलर हो। ये रिजल्ट नंबर सेकेंड। रिजल्ट नंबर थर्ड, सपोज लैम्बडा आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए का। लैम्बडा इज अ, सपोज लैम्बडा इज ए आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, देन आइगन वैल्यू ऑफ a⁻n इज λ⁻n। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके, ये तीनों प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब मैट्रिक्स को ध्यान दो, मैट्रिक्स कैसा है? अपर ट्रायंगुलर। इसके में एक रिजल्ट और याद रखना, लेट अल्फा बी nth रूट ऑफ यूनिटी। अगर मान लो अल्फा एक nth रूट ऑफ यूनिटी है, देन पहला रिजल्ट तो ये होता है कि अल्फा रेज़ टू n इज इक्वल टू 1। सेकेंड रिजल्ट ये है कि 1 प्लस अल्फा, ये भी हम लास्ट लेक्चर में या फिर जिसके पहले किसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, n-1 इज इक्वल टू 0।
यानी कि जितने भी 1 अल्फा सॉल्व अप टू अल्फा रेज टू n-1, अगर इनका एडिशन लेंगे तो 0 होगा। तो ये 4 रिजल्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहली चीज तो याद रख दो, ये कैसा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर, मतलब आइगन वैल्यू मिल गया हमें 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा रेज टू 4, ये हमारे पास आइगन वैल्यू है। तो पहले लिख लेते हैं, तो हियर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा रेज टू 4, ये आइगन वैल्यू है किसका, m का। तो अगर हमें m स्क्वायर के आइगन वैल्यू निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पे सबका स्क्वायर कर देंगे, 1 अल्फा का अल्फा स्क्वायर का अल्फा रेज टू 4। अब यहां पे ध्यान दो, अल्फा क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा रेज टू 6 होगा, बट अल्फा रेज टू 6 नहीं लिखना है हमें, यहां पे रिजल्ट यूज करना है, क्योंकि ये 5th रूट ऑफ यूनिटी है। तो अल्फा रेज टू 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और अगर हमें अल्फा रेज टू 6 निकालना है तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा रेज टू 6 से, तो अल्फा रेज टू 6 किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा। तो यहां पे अल्फा लिख सकते हैं। ऐसे अल्फा रेज टू 4 क्या होगा, 4 टू 8, अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे। और अल्फा रेज टू 8 को हम लिख सकते हैं, अब अल्फा रेज टू 5 इज इक्वल टू 1 है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा क्यूब, तो ये तो अल्फा रेज टू 8 और ये अल्फा क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास आइगन वैल्यू ऑफ m स्क्वायर। अब क्वेश्चन में पूछा क्या, देखो, द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स i प्लस m स्क्वायर। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का है, तो उसका सम कितना होगा, डायगोनल एंट्री का 1। तो अगर हमें ट्रेस निकालना है i प्लस m स्क्वायर, और एक रिजल्ट यूज करना है इसमें 5th में, कि ट्रेस मैट्रिक्स ये भी हो चुका है, जिसे हम लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी प्लस ट्रेस ऑफ m प्लस ट्रेस ऑफ m स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होगा, सॉरी 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स का है तो 5। ट्रेस ऑफ m कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से सुनो, अब रिजल्ट यूज करना है। ट्रेस ऑफ m इज नथिंग बट द सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स m। सम ऑफ आइगन वैल्यू को अगर हम सम करेंगे तो ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा रेज टू 4, अगर इनका सम करेंगे तो ये रिजल्ट का यूज करके वो 0 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 5 है और n-1 कितना होगा 4, और 1 से लेके अल्फा रेज टू 4 तक का सम करेंगे तो आंसर 0। और सम ऑफ आइगन वैल्यू इज नथिंग बट अ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, मतलब 0। m स्क्वायर का ट्रेस निकालना है, मतलब m स्क्वायर के आइगन वैल्यू का सम। अगर ध्यान से देखें तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा रेज टू 4, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 0। मतलब हमारे पास जो ट्रेस आ रहा है i प्लस m स्क्वायर का, वो किसके इक्वल हो जाएगा 5। तो अगर ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग। तो ये ऑप्शन 3rd, 2nd, 1 रॉन्ग। और ये जो क्वेश्चन है ये गेट का क्वेश्चन है। इसके पहले जो हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, 54, वो क्वेश्चन CSIR नेट के थे, और ये क्वेश्चन 55 ये गेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 ये भी गेट का क्वेश्चन है कि सपोज P इज एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स है, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है P जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n सच दैट कि इसका kth डायगोनल एलिमेंट ऑफ P ट्रांसपोज इज 0। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम मैट्रिक्स P को P ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो kth डायगोनल है, kth डायगोनल मतलब A11, A12, A33, A44, तो फर्स्ट, सेकंड, तो उसको हम बोलते हैं कि पहला डायगोनल का एंट्री 0 है या सेकंड डायगोनल, तो ऐसा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो क्या P मैट्रिक्स का मतलब अगर P इंटू P ट्रांसपोज के kth डायगोनल एलिमेंट अगर 0 है तो क्या kth रो पूरा 0 हो जाएगा P का? क्या P इंटू P ट्रांसपोज का kth रो पूरा 0 हो जाएगा, या P मैट्रिक्स के पूरे कॉलम के kth रो 0 हो जाएंगे, या फिर P इंटू P ट्रांसपोज के
kth कॉलम पूरे 0 हो जाएंगे। ये पूछा है, सिलेक्ट करना है द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो, मतलब फर्स्ट थर्ड है या फर्स्ट सेकंड फोर्थ है या सेकंड थर्ड फोर्थ या फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते 2x2 ऑर्डर का। सॉल्यूशन नंबर 56 और 55, 56 दोनों क्वेश्चन गेट के हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट P बी अ n क्रॉस n मैट्रिक्स। अब यहां पे n पे कंडीशन नहीं दिया, तो एक काम करते हैं 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट n इज इक्वल टू 2 और एक मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज A इज इक्वल टू, और P है तो यहां पे P इज इक्वल टू ABCD। तो अगर P ट्रांसपोज निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, तो P ट्रांसपोज क्या होगा, ABCD। ये P मैट्रिक्स है, ये P ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। अब अगर हम इसका P इंटू P ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर AC प्लस BD ये हो गया। ऐसे सेकेंड रो निकालेंगे तो CA प्लस BD, ऐसे लास्ट में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये मैट्रिक्स हो गया। अब क्वेश्चन चेक करते हैं, बस अब इससे सारे ऑप्शन एलिमिनेट होगा। ये कह रहा है कि अगर P ट्रांसपोज का kth डायगोनल 0 हो गया तो इन चारों ऑप्शन के बारे में क्या कह सकते हैं। अब समझते हैं, जैसे मान लो डायगोनल एलिमेंट का पहला एंट्री 0, kth एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट 0, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 0। तो यहां से हमें रिजल्ट क्या हो, यहां से हमें क्या मिलेगा कि A और B की वैल्यू 0। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तभी 0 हो सकता है जब A और B दोनों 0 हो। अब ध्यान से देखना कि अगर A 0 है और B 0 है, इसका मतलब P, जो P का फर्स्ट रो 0, क्योंकि देखो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 0 है तो P मैट्रिक्स का फर्स्ट रो 0 हो रहा है। पहला ऑप्शन तो ये तो पूछ रहा था कि kth रो और P 0 होंगे। हाँ, अगर kth एलिमेंट 0 होगा, अगर kth डायगोनल 0 है P ट्रांसपोज का, तो P मैट्रिक्स का kth रो 0 हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि क्या P ट्रांसपोज का रो भी 0 हो रहा है। अब देखो, अगर A और B के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, A के प्लेस पे B के प्लेस पे 0, मतलब ये भी एंट्री 0, मतलब सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। मतलब हमारा फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन दोनों करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि द kth कॉलम ऑफ P इज 0, कि जो kth कॉलम होगा वो भी 0 होगा। तो यहां पे अगर हम kth कॉलम देखें P का, तो kth कॉलम क्या है, A और C। बट अगर A और B 0 है, इससे C तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये पहला कॉलम तो P का 0 नहीं है, तो मतलब थर्ड ऑप्शन रॉन्ग होगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि द kth कॉलम ऑफ P इज 0। मतलब अगर kth डायगोनल 0 है, अगर kth डायगोनल 0 है P इंटू P ट्रांसपोज का, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 0 है, तो A B की वैल्यू 0 आ रही है। बट अगर पहले कॉलम में यहां हम पुट करेंगे P के, तो A तो 0 हो रहा है बट C 0 नहीं हो रहा है, मतलब हमारा पहला कॉलम 0 नहीं होगा। ऐसे अगर हम सेकेंड डायगोनल वाला पुट करेंगे तो C स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 0, तो यहां से इंप्लाई हो रहा है कि C और D की वैल्यू 0 होगी। अगर C और D की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब सेकेंड डायगोनल एलिमेंट, तो सेकेंड रो भी 0 होगा P का, P ट्रांसपोज का भी 0 होगा, क्योंकि C पुट करेंगे तो C और D ये 0, मतलब टोटल 0। इसी तरीके से C और D की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये भी एंट्री 0 हो रहा है। मतलब kth, अगर P ट्रांसपोज का kth रो 0 होगा तो P इंटू P ट्रांसपोज का kth रो भी 0 हो रहा है और P का kth रो भी 0 हो रहा है। यहां पे देखो, अगर C D 0 तो kth रो 0, अगर यहां पे फर्स्ट डायगोनल 0 तो A भी 0, ठीक इसी तरीके से यहां भी 0 है। बट P के पहले कॉलम के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अब सेकेंड क्या कह रहा है, तो मतलब हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो तो रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड रॉन्ग। अब ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि द kth कॉलम ऑफ P इंटू P ट्रांसपोज इज 0। अब देखते हैं kth कॉलम, अगर सपोज A और B 0 है तो यहां A B 0 पुट करेंगे
तो ये पहला भी एंट्री 0, सेकेंड एंट्री भी 0, मतलब पहला कॉलम भी 0 हो रहा है। ऐसे अगर हम सेकेंड डायगोनल का एलिमेंट लेंगे तो सी डी 0 होने पे यहां सी और डी पुट करेंगे तो ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है। मतलब पी टी ट्रांसपोज का केथ कॉलम भी 0 होगा और केथ रो भी 0 होगा, बट पी में सिर्फ केथ रो 0 हो रहा है लेकिन केथ कॉलम 0 नहीं हो रहा है। मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट है, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन राइट है। तो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा, बाकी फर्स्ट थर्ड फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग। तो ये तो 6 क्वेश्चन किसके, लीनियर अलजेब्रा के। अब नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन। मॉडर्न अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन में परम्यूटेशन का हमारे पास 2 एलिमेंट गिवन है। एक अल्फा गिवन है 1 3 5 7 9 11 और एक बीटा गिवन है 2 4 6 8, यानी ये परम्यूटेशन के 2 एलिमेंट है और फाइंड क्या करना है, द ऑर्डर ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दो, अल्फा इंटू बीटा का क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट। अब में भी हो सकता है कि अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि यहां पे जो S100 है वो नॉन अबेलियन है, तो मे भी हो सकता है कि अगर अल्फा फाइनाइट है और बीटा फाइनाइट है तो मे भी इनफाइनाइट हो सकता है, बट यहां पे ऑप्शन इनफाइनाइट तो है नहीं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा का, यहां पे जो अल्फा और बीटा का ऑर्डर निकालना है तो यहां पे ये एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा का। अब अल्फा का ऑर्डर देखेंगे तो सारे एलिमेंट यहां पे डिस्टिंक्ट है, बीटा में भी सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, तो अल्फा इंटू बीटा का जो ऑर्डर होगा, अल्फा और बीटा के ऑर्डर का एलसीएम ले लेंगे। तो इसके एलिमेंट, इसके ऑर्डर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऑर्डर ऑफ अल्फा तो सॉल्यूशन ऑफ 57 मॉडर्न अलजेब्रा। यानी कि अल्फा का ऑर्डर 6 है। इसी तरीके से अगर हम बीटा का ऑर्डर निकालेंगे तो बीटा के एलिमेंट, बीटा के पास कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 और सारे डिस्टिंक्ट है, मतलब बीटा का ऑर्डर हो गया 4। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ अल्फा ऑर्डर ऑफ बीटा, मतलब एलसीएम लेंगे किसका, अल्फा का ऑर्डर कितना है 6 और 4, इसका एलसीएम आ जाएगा 12। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग। ये क्वेश्चन 2009 का क्वेश्चन है। 57 क्वेश्चन नंबर 57, ये आई थिंक जून 2008 या 9 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, ये भी जून 2009 या 10 का एक क्वेश्चन है। लेट जी बी ए नॉन अबेलियन ग्रुप, जी हमारे पास एक नॉन अबेलियन ग्रुप दिया है ऑफ ऑर्डर 21, एच एक सिलो 3 सब ग्रुप है, के सिलो 7 सब ग्रुप है, मतलब ग्रुप का ऑर्डर 21 है और जहां पे ये कह रहा है कि जो एच है, जितने भी 3 सिलो सब ग्रुप होंगे उसको एच नाम दिया है और के को बोल रहा है कि वो 7 सिलो सब ग्रुप है। यहां पे ये बताना है कि एच के दोनों नॉर्मल होंगे या एच तो नॉर्मल है बट के नॉट नॉर्मल, या के नॉर्मल है लेकिन एच नॉर्मल है, या दोनों नॉर्मल है। तो देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 58। पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास एक ग्रुप है और ग्रुप का ऑर्डर है 21। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 7, मतलब इसके पास एक 3 सिलो सब ग्रुप होंगे और एक 7 सिलो सब ग्रुप होंगे। तो जो H होगा वो हमारे पास सिलो 3 सब ग्रुप है, या फिर सिंपल इसे हम 3 SSG लिख सकते हैं, 3 सिलो सब ग्रुप। इसी तरीके से K को हम लिख सकते हैं कि K 7 SSG है, यानी कि 7 सिलो सब ग्रुप। अब हमारे पास रिजल्ट ये होता है कि जो नंबर ऑफ P सिलो सब ग्रुप होते हैं, यानी कि P SSG कि नंबर ऑफ P SSG कितने होते हैं, 1 प्लस PK, सच दैट जो 1 प्लस PK है वो डिवाइड करना चाहिए, या तो ग्रुप के ऑर्डर को बोल सकते हैं या फिर जो बचा हुआ एलिमेंट, यानी सिंपल ग्रुप के ऑर्डर बोल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ P SSG यानी P सिलो सब ग्रुप कितने होंगे, 1 प्लस PK, सच दैट कि 1 प्लस PK किसको डिवाइड करना चाहिए, ग्रुप को। अब यहां पे
P की वैल्यू एक बार 3 है और एक बार 7 सब ग्रुप है, यानी कि 7। तो 1 प्लस 3 के, तो एक बार ये 21 को डिवाइड करना चाहिए और एक बार 1 प्लस 7 के 21। अब ध्यान से, और k की वैल्यू क्या पुट करना है, 0 1 2 3 ऐसे पुट करते जाना। अब देखो, अगर 0 पुट करेंगे तो भी 21 को डिवाइड कर रहा है, 1 पुट करेंगे तो भी 21 को डिवाइड कर रहा है, 2 पुट करेंगे तो भी 21 को, अरे नहीं, 1 पुट करेंगे तो 21 को डिवाइड नहीं कर रहा है। यहां पे अगर हम 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7 7 21 को, मतलब जो सिलो सब ग्रुप होंगे, नंबर ऑफ 3 सिलो सब ग्रुप कितने हो सकते हैं, या तो 1 होंगे, या तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे 3 2 जा 6, यानी कि 1 और 7 पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर P की वैल्यू 3 है, अरे P अगर 3 है, यानी कि 3 सिलो सब ग्रुप या तो 1 हो सकते हैं या तो 7 हो सकते हैं। ऐसे यहां पे कितने पॉसिबिलिटी है इसके पास, 0 पुट करेंगे 21 को डिवाइड कर रहा है, 1 पुट करेंगे 21 को नहीं डिवाइड करेगा, 2 पुट करेंगे तो भी डिवाइड नहीं करेगा, और 3 पुट करेंगे तो 22। अब ये उससे बड़ा नंबर हो गया, उसके आगे हम चेक नहीं करते। मतलब इसके पास एक ही ऑप्शन है 1, मतलब 3 सिलो सब ग्रुप या तो 1 हो सकते या तो 7 हो सकते हैं, और 7 सिलो सब ग्रुप के लिए एक ही ऑप्शन है। और हमेशा याद रखना है, रिजल्ट ये है, अगर नंबर ऑफ PSSG इज इक्वल टू 1, या फिर अगर यूनिक सिलो सब ग्रुप है P ऑर्डर का, अरे जो भी P है, तो वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। यानी कि जो 7 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल होगा, क्योंकि इसके पास यूनिक सिलो सब ग्रुप है। तो यहां पे इतना तो हो गया कि जो हमारे पास K है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्योंकि K को हमने क्या कहा था कि वो 7 सिलो सब ग्रुप है। बट H के लिए 2 ऑप्शन है। अब सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि H भी नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी कि H के पास, क्योंकि H के पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 होंगे, अगर 1 है तो नॉर्मल, या तो 7 होंगे। अब अगर K नॉर्मल H नॉर्मल, और K की ऑर्डर क्या है, K का ऑर्डर है 3, यानी ये भी प्राइम नंबर, H का ऑर्डर कितना 7, दोनों प्राइम नंबर है, और अगर दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो G को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, जहां पे, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हैं, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है। अब दोनों के दोनों अगर नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो हम दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे K प्राइम नंबर है, मतलब K साइक्लिक सब ग्रुप, H प्राइम नंबर है, H साइक्लिक सब ग्रुप, और K का ऑर्डर है 3, H का ऑर्डर है 7, अगर दोनों का GCD लेंगे 1। अगर K H आपस में साइक्लिक है और दोनों का GCD 1 है, इसका मतलब G भी साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। बट अगर G साइक्लिक सब ग्रुप है तो इसका मतलब G अबेलियन होगा। बट क्वेश्चन में गिवन है कि G इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप, मतलब G को हम अबेलियन नहीं ले सकते, G नॉन अबेलियन है। मतलब ये कि हमारे पास जो H है, H नॉर्मल नहीं होगा, तो H नॉर्मल नहीं है, मतलब H के पास 1 सिलो सब ग्रुप नहीं होंगे, H के पास 7 ऑर्डर के 7 सिलो सब ग्रुप होंगे, और 3 ऑर्डर के 7 सिलो सब ग्रुप होंगे। इसका मतलब हमारा जो H है वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है G का, बट K जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। तुम्हारा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि क्या H और K दोनों नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, तो नहीं। H नॉर्मल होगा, नहीं, तो क्योंकि H 3 सिलो सब ग्रुप है तो ये नॉर्मल नहीं। K नॉर्मल सब ग्रुप है, हाँ, H नहीं है, तो ये वाला राइट हो जाएगा। और ये बोल रहा है दोनों नॉर्मल नहीं, तो हमारा जो K है वो नॉर्मल है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो भी रॉन्ग हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अब 2 क्वेश्चन है अप्लाइड के। तो अप्लाइड का पहला क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये एक सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं कॉशी आइलर इक्वेशन। तो समझते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अप्लाइड ODE
सॉल्यूशन नंबर 59। तो पहले समझते कॉशी आइलर इक्वेशन होता क्या, या फिर इसे सेकेंड ऑर्डर का अगर हमारे पास एक लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी x रेज टू n y अपॉन डी एक्स रेज टू n प्लस x रेज टू n माइनस वन अपॉन डी एक्स रेज टू n माइनस वन, सॉल्व अप टू x इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0। अब यहां पे सपोज कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इस तरीके का हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां पे कोई कांस्टेंट हो सकते हैं, यहां पे सपोज a1 a2 सॉल्व अप टू a0 an माइनस वन an। तो इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम पुट करते हैं y x इज इक्वल टू e रेज टू जेड। तो यहां से या फिर लिख सकते हैं z इज इक्वल टू log x। तो ये पुट करके अब इसके बाद ये हो गया x इज इक्वल टू e रेज टू जेड, z इज इक्वल टू log x, और जो हमारे पास यहाँ पे डेल ऑपरेटर होगा वो होगा d बाय डी जेड, ये डेल ऑपरेटर है। अब जितने भी टर्म हैं, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल dy बाय डी एक्स निकालना है। अगर dy बाय डी एक्स निकालना है तो यहां पे हम चेन रूल का यूज करेंगे, यानी dy बाय डी जेड इंटू डी जेड बाय डी एक्स। अब डी जेड बाय डी एक्स यानी कि जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। अब जेड क्या है हमारे पास, लॉग एक्स, और लॉग एक्स को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाय एक्स इंटू डी वाई बाय डी जेड। तो देयरफॉर हम डी वाई बाय डी जेड के प्लेस पे लिख सकते हैं x इंटू डी वाई बाय डी एक्स, यानी डी वाई इज इक्वल टू x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। यानी जहां भी x इंटू डी वाई बाय डी एक्स है उसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है d बाई डी जेड वो क्या है, d है, हमने पहले ही रिप्रेजेंट किया है, d इज इक्वल टू ऑपरेटर d बाई डी जेड। अब ऐसे ही हमें निकालना है डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं d बाय डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। बट dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहां से अगर हम dy बाय डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, x ये साइड आ जाएगा, यानी d बाय डी एक्स 1 बाय एक्स इंटू डी वाई बाय डी जेड। अब यहां पे अगर हम u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करके और चेन रूल को यूज करके सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमारे पास मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी जेड। ये सॉल्व करने पे ये मिलेगा। अब इसके बाद हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बट ये तो डेल ऑपरेटर है तो y कॉमन ले लेंगे, तो डी स्क्वायर माइनस डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहां से d कॉमन ले लेंगे तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू डी माइनस वन। मतलब एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के प्लेस पे डी इंटू डी माइनस वाई ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इन जनरल अगर हमें x रेज टू n d रेज टू n अपॉन d रेज टू n y अपॉन डी एक्स रेज टू n इज इक्वल टू, जैसे यहां पे देखो यहां पे 2 पावर था तो यहां पे 1 है, इसी तरीके से हम d माइनस 1, तो अगर यहां पे 2 है तो यहां पे 1, तो अगर यहां पे n है तो ये कहां तक चलेगा, d माइनस n माइनस 1 y।
तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अब कंपेयर करते हैं। तो जब भी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, डी इंटू डी माइनस वाई। जहां पे भी x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसके प्लेस पे सिंपल क्या पुट करेंगे, डी वाई बाई डी जेड, और y सबसे कॉमन ले लेंगे। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये एक क्या है, ये कॉशी आइलर इक्वेशन है, तो पुट करेंगे x के प्लेस पे e रेस टू जेड, इंप्लाय कि z की वैल्यू log x के इक्वल होगी, एंड जहां पे भी x dy बाय dx है उसके प्लेस पे सिंपल क्या पुट करेंगे, dy बाय dz। जहां पे भी x स्क्वायर डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, dy, और इसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे, d इंटू डी माइनस वाई, ये लिख सकते हैं। तो अब यहां पुट कर देते हैं। तो सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिलेगा, इसके प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं हम, d इंटू डी माइनस 1, और y सब में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से x इंटू डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, सिंपल dy, तो y तो कॉमन ले लेंगे, तो सिर्फ यहां पे क्या बचेगा, माइनस 5y, और y यहां से कॉमन चलेगा तो सिर्फ प्लस 9। तो अगर हम इसका अब ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लेते हैं, y को हटा देंगे, यहां पे m माइनस 1 माइनस 5 m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करेंगे तो ये m स्क्वायर माइनस m माइनस 5m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास m माइनस 3 का स्क्वायर होगा, मतलब दो रूट आ रहे हैं यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन के और दोनों सेम है। तो देयरफॉर ये सेकेंड ऑर्डर का होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देयरफॉर यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल तो होगा नहीं, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगी। और कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं, रिपीटेड रूट्स के लिए यहां पे कांस्टेंट लिखना है, प्लस यहां पे x लिखते हैं, बट यहां पे x नहीं, हमारा अब किसके टर्म्स में, z के टर्म्स में, तो यहां z लिखेंगे, तो यहां पे सेकेंड कांस्टेंट, और यहां पे e रेस टू जो भी रूट होगा, तो रूट क्या है हमारे पास 3, x लिखते बट यहां पे z है तो 3z। अब रिजल्ट यूज, अब हमने जो पुट किया था उसको फिर से, बट x इज इक्वल टू e रेस टू जेड है, तो e रेस टू 3z को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहां पे 3 पावर लेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, एंड z के प्लेस पे लिख सकते हैं log x। तो देयरफॉर जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो c1 प्लस z के प्लेस पे log x, कांस्टेंट c2, और e रेस टू 3z के प्लेस पे x क्यूब। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। पहला ऑप्शन रॉन्ग, c1 log x, यहां पे इसको नेचुरल लॉग है इसके लिए इसको ln x लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये ऑप्शन रॉन्ग, ये ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि c1 प्लस c2 यहां पे log x और x क्यूब। हाँ, यहां पे ln का मतलब होता है ये नेचुरल है, यानी कि log में e यहां पे सफिक्स है, इसे हम सिंपल ln लिखते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, और हाँ क्वेश्चन नंबर 59 ये IIT JAM 2005 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 60 यहां पे गिवन है कि y1 y2 बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का दो सॉल्यूशन है, एक y1 है और एक y2 है। अब इसमें यह कह रहा है कि विद द इनिशियल कंडीशन, हमारे पास कंडीशन दिया है कि अगर जो y1 फंक्शन है 0 पुट करने पे 0 है, और y2 फंक्शन में जो भी सॉल्यूशन होगा वहां पे 0 पुट करने पे 1 आ रहा है। अब ये कह रहा है कि y1 y2 क्या कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे,
या फिर y1 y2 इंटरसेक्ट होंगे और किस पॉइंट पे होंगे 17 पे, या फिर y1 y2 इंटरसेक्ट होंगे E पे, या फिर y1 y2 इंटरसेक्ट एट x इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व करते हैं इसे। पहले देखते हैं हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 17। तो ये सिंपल एक वेरिएबल सेपरेबल से हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 60, लेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 17। तो हम इसे वेरिएबल सेपरेबल का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, यानी y के टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा dy बाय वाई प्लस 17 इज इक्वल टू डी एक्स। बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y एंड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा, और यहां पे log x प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब दोनों साइड log e अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 17 और ये e रेस टू एक्स प्लस सी। सिंपल इसे हम लिख सकते हैं a इंटू ई रेस टू एक्स, क्योंकि ये a रेस टू एक्स है और ये e रेस टू सी, और e रेस टू सी कोई कांस्टेंट है तो उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया a से। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू a e रेस टू एक्स माइनस 17। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब हमारे पास दो इनिशियल कंडीशन है कि y ऑफ 0 पुट करने पे 0 और y ऑफ 0 पुट करने पे 1। तो दोनों केस देखते हैं। पहले केस में अगर हम यहां 0 पुट करते हैं तो यहां पे 0, यहां पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब 17 को ये साइड लेके आएंगे तो ये हमारे पास a माइनस 17, तो यहां से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 17। बट अगर हम x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 1 पुट करें तो यहां पे 1, ये तो 0 यानी a ही बचेगा, और a माइनस 17, तो यहां से a की वैल्यू जो मिलेगी वो 18, मतलब a की दो वैल्यू मिल रही है। तो देयरफॉर जो y1 होगा a के प्लेस पे 17 पुट कर देंगे, 17 e रेस टू x माइनस 17, एंड यहां से y2 की वैल्यू मिल जाएगी, a के प्लेस पे 18 पुट कर देंगे तो 18 e रेस टू x माइनस 17। अब हमें फाइंड करना है कि ये दोनों सॉल्यूशन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, यानी कि y1 y2 को इंटरसेक्ट कराना है, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। 17 e रेस टू x माइनस 17 इज इक्वल टू 18 e रेस टू x माइनस 17, माइनस 17 कैंसिल, इसे ये साइड लेके आएंगे तो 18 माइनस 17 कितना होगा, सिर्फ e रेस टू x बचेगा। बट e रेस टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता, बट e रेस टू x, या फिर कह सकते हैं कि कभी 0 नहीं हो सकता। तो देयरफॉर y1 एंड y2 नेवर इंटरसेक्ट, कि जो y1 और y2 कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, तो जो हमारा पहला ऑप्शन है कि y1 y2 विल नेवर इंटरसेक्ट, y1 y2 कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये ऑप्शन राइट होगा। सेकंड ये कह रहा था कि 17 पे नहीं, ये कह रहा है ई पे, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर हमने डिस्कस किए लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन, मॉडर्न अलजेब्रा और 2 क्वेश्चन ओडीई के। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा हमेशा की तरह 6 क्वेश्चन रियल के, 2 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स के और 2 क्वेश्चन कोई किसी अप्लाइड के होंगे। तो जिन्होंने भी, जिनका ये पहला लेक्चर है और स्टार्टिंग के जो 5 लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट में जाके वहां पे 60 डे चैलेंज है, तो 60 डे प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, जहां पे बाकी के 5 वीडियो है। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।